क्लास में हमने रेस्पिरेशन इन एनिमल्स को स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में यूनिसेलुलर एनिमल किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं और साथ ही साथ मल्टीसेलुलर एनिमल किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोगों को वीडियो देख ले ताकि आपको पता चल जाए कि यूनिसेलुलर एनिमल्स और मल्टीसेलुलर एनिमल्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। आज के क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था। हमने देखा था कि एनिमल्स जो है वो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर टाइप में डिवाइड हो जाते हैं और यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन मेथड से रेस्पिरेशन करते हैं और मल्टीसेलुलर एनिमल्स में एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो ऑक्सीजन को ईच एंड एवरी पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं किस मेथड का, किस टर्म को डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले के क्लास में हमने डिस्कस किया था इन सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स। अगर आप लोगों ने वो पहला वीडियो देखा है तो आप लोग जानते हैं कि उस पहले वीडियो में जो अमीबा था, अमीबा रेस्पिरेशन किस मेथड से करता था। तो अमीबा जो है वो रेस्पिरेशन करता था सिंपल डिफ्यूजन मेथड से। कौन से मेथड से? सिंपल डिफ्यूजन मेथड से, जिसमें इन्वॉल्वमेंट था सेल मेम्ब्रेन का। ओके, तो अमीबा क्या करता था? सेल मेम्ब्रेन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता था सिंपल डिफ्यूजन मेथड से। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता था, रेस्पिरेशन होता था, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता था एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता था। तो सेल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन और फूड को एंट्री देता है, सेल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन और फूड को एंट्री देता है और सेल मेम्ब्रेन ही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज करता है। तो एनर्जी जो होगी वो तो सेल बॉडी के अंदर ही बनेगी और सेल बॉडी के अंदर ही यूटिलाइज होगी। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इन सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स। अब अगर हम अगली बात करते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि हम लेते हैं इन अर्थवॉर्म्स। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहां अगर बात करें हम अमीबा की, तो अमीबा में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज हुआ है? तो हियर द सेल मेम्ब्रेन वर्क एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अमीबा इन यूनिसेलुलर एनिमल्स। और अगर हम बात करते हैं अर्थवॉर्म्स की, तो हम सभी जानते हैं अर्थवॉर्म लिव इन सॉइल। ठीक है, मिट्टी के अंदर रहते हैं और जो मिट्टी होती है उसमें क्या करते हैं? डिगिंग करते हैं, छेद करते हैं, पोरस करते हैं एंड देन जितना वो पोर करते जाएगा, ठीक है, उतनी मिट्टी क्या होते जाएगी, जितनी जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी? पोरस होते जाएगी। और अगर सॉइल पोरस होते जाएगी तो सॉइल रेस्पिरेशन आसानी से कर पाएगी। ठीक है, तो अर्थवॉर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल में। ठीक है, अब अगर बात करते हैं सिर्फ अर्थवॉर्म की, ये जो अर्थवॉर्म होता है ये अर्थवॉर्म किस तरीके से रेस्पिरेशन करता है। तो सभी लोग जानते हैं कि अर्थवॉर्म लिव इन दी सॉइल, मिट्टी के अंदर रहता है। अब लिव इन द सॉइल, अब सॉइल के अंदर रहता है तो यूज देयर स्किन। तो अर्थवॉर्म क्या यूज करता है? अर्थवॉर्म यूज देयर स्किन टू एब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे हमने देखा अमीबा में रेस्पिरेशन कौन परफॉर्म कर रहा था? सेल मेम्ब्रेन। और यहां पे रेस्पिरेशन कौन परफॉर्म कर रहा है? स्किन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हियर द रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय स्किन इन अर्थवॉर्म। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सब एक्वेटिक एनिमल्स की। तो अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं तो इन एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश, ठीक है, तो दे हैव गिल्स, दे हैव गिल्स एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, as the respiratory organs which extract oxygen dissolve in water। तो सभी लोग जानते हैं जैसे अमीबा इनसाइड दी वाटर रहता है, सेम वैसा ही एक्वाटिक एनिमल्स भी कहां है? इनसाइड दी वाटर है। तो इनसाइड दी वाटर है तो उन्हें ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? डिसॉल्व इन वाटर। तो जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसे ये लोग गिल्स के थ्रू क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड टेक अवे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी बॉडी। क्लियर है? ओके, अब अगर एग्जांपल देखें तो हमने अमीबा देखा, अर्थवॉर्म देखा, एक्वेटिक एनिमल्स देखे एंड देन अभी बात करते हैं इन इंसेक्ट्स।
इंसेक्ट्स में क्या होता है? तो इन द इंसेक्ट्स द टाइनी होल्स कॉल्ड स्पेरिकल्स ऑन देयर बॉडी। तो जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट में माइक्रोस्कोपिक स्पेरिकल्स यानी कि छोटे 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 पोर्स होते हैं उनके बॉडी के ऊपर। ओके, अगर आप लोगों ने ग्रास हॉपर को देखा है और ग्रास हॉपर को अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप से देखने पर ग्रास हॉपर की जो बॉडी है उस बॉडी के ऊपर टाइनी होल्स दिखाई देंगे एंड दोस टाइनी होल्स आर नोन एज स्पेरिकल्स। उन्हें हम स्पेरिकल्स कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो टाइनी होल है ये काम क्या करने वाले हैं हम सभी जानते हैं कि जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मैं यहां पे डिस्कस करा रहा हूं, जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, ठीक है, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे वो स्किन हो, या फिर हम बात करते हैं गिल्स की, अदरवाइज हम बात करते हैं स्पेरिकल्स की, ठीक है, ये सभी जितने भी ऑर्गन्स है, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये कौन से हेल्प कर रहे हैं? ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहे हैं, हाँ कि ना? जैसे कि हम यहां देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कैसे, तो यहां पे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन इनटेक होता था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता था, यहाँ पे स्किन के थ्रू ऑक्सीजन एंटर कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, यहाँ पे गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन एंटर कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, एंड यहाँ पे इंसेक्ट में जो टाइनी होल स्पेरिकल्स है ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका होगा। देन अब अगर बात करते हैं हम लोग, तो इंसेक्ट में इनसाइड द बॉडी द एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया आर प्रेजेंट। तो इंसेक्ट की जो बॉडी होती है उसमें एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। तो दिस ट्रैकिया आर द एयर ट्यूब्स जो क्या करेगी, ईच एंड एवरी पार्ट तक के एयर को पास करेगी। इससे क्या हो जाएगा, इंसेक्ट एक मल्टीसेलुलर एनिमल है और इन एयर ट्यूब्स के होने की वजह से ऑक्सीजन जो है ब्लड में आसानी से मिक्स हो जाएगा एंड देन ट्रैवल हो जाएगा ईच एंड एवरी पार्ट्स को, ठीक है। ओके, अब हमने अमीबा देखा, अर्थवॉर्म देखा, एक्वाटिक एनिमल्स देखा, इंसेक्ट देख लिए। अब इनके अलावा भी कुछ एनिमल्स है जैसे कि हम, ठीक है, तो वी आर द लैंड एनिमल्स, ठीक है, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ लैंड एनिमल्स सच एज ह्यूमंस, हम लोग, बर्ड्स, लिजर्ड्स, डॉग, फ्रॉग एक्सेट्रा, इन लोगों के पास क्या है, एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो क्या है, लंग्स, जो एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है, ठीक है। कैसा प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है, वी हैव द नोज, नोज से फिर देन नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स हैव द नेसल पैसेज, नेसल पैसेज गोस टुवर्ड्स द नेसल कैविटी, नेसल कैविटी कनेक्टेड विद द pharynx, pharynx connected with the larynx, larynx connected with the trachea, trachea connected with the branches, okay। then हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं and then that the branches then distributed into alveoles and the alveoles are the large surface provided the large surface area for the respiration, ठीक है। तो वो लोग हम आगे बढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। अभी आप लोगों को एक नॉर्मल आइडिया आ चुका होगा, तो हमारा क्या पढ़ना था, हमें डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमने यहाँ क्या देखा कि डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हमने देखा कि अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल है, उसमें सिंपल डिफ्यूजन मेथड होती थी। उसके बाद हमने देखा कि जो अर्थवॉर्म था वो स्किन से रेस्पिरेशन करता था, तो अर्थवॉर्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया, स्किन हो गया है। उसके बाद में हमने इंसेक्ट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखा जो कि स्पेरिकल्स और ट्रैकिया थे, होल ट्यूब्स थे, ठीक है, एयर ट्यूब्स थे जिनको हम ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। और हमने एक्वाटिक एनिमल्स में देखे गिल्स, ठीक। तो हमने रेस्पिरेशन में डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन देखा और उसमें ये भी देखा कि डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं उनके पास में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रोवाइड है, जिससे वो अलग अलग तरीके से डिफरेंट मोड से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस किस तरीके से हो रही है, कि जैसे सबसे पहले क्या होता है कि वंस द एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन,
अब जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, चाहे वो स्किन हो या वो लंग्स हो या वो स्पेरिकल्स हो या वो गिल्स हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, स्किन हो, लंग्स हो, स्पेरिकल हो, गिल्स हो, ट्रैकिया हो, कुछ भी हो। तो वंस द एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन, जैसे ही एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन एंटर्स द स्किन और लंग्स, जब भी एंटर करती है स्किन और लंग्स में, तब ये जो स्किन और लंग्स है तो ये क्या करने वाले हैं, रेस्पिरेशन। तो पहला इफेक्ट क्या है रेस्पिरेशन का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन एंट्री करेगा इनसाइड दी सेल्स। चलो देखते हैं। तो वहां से एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन एंटर्स द स्किन, जैसे स्किन में क्या करता है, एंट्री करता है। तो एंट्री करने के बाद क्या होगा, जो ब्लड है, ठीक है, अब आप लोगों को पता है अच्छे से कि जो भी रेस्पिरेटरी क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। तो ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, थिन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे होते हैं, थिन होते हैं। थिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं ब्लड वेसल के। किसके कांटेक्ट में होते हैं, ब्लड वेसल्स के, ठीक है। तो ध्यान देंगे सभी लोग, समझ लेंगे इसको कि क्या होता है, जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो थिन होता है और उसका डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ होता है, ब्लड वेसल के साथ होता है। और हम सभी जानते हैं कि ब्लड वेसल से कौन ट्रैवल करता है, ब्लड ट्रैवल करता है, ठीक है। और ब्लड के अंदर हमने इससे पहले के लेक्चर में क्या देखा कि ब्लड जो है, ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड कंटेन रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन। और वो जो हीमोग्लोबिन होता है इट कंसिस्ट ऑफ 4 Fe2+ आयंस, और सिंगल Fe2+ आयन इज एबल टू कैप्चर सिंगल O2 यूनिट। तो एक O2 यूनिट को अपने साथ कैप्चर करने की कैपेबिलिटी कौन रखता है, सिंगल Fe2+ आयन। और एक हीमोग्लोबिन मतलब 1 सिंगल हीमोग्लोबिन के पास कितने Fe2+ आयन होते हैं, 4 Fe2+ आयन होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके कांटेक्ट में है, ब्लड वेसल के। ब्लड के अंदर क्या जा रहा है, तो चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला कौन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके कांटेक्ट में है, ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में है, ठीक है। किसके कांटेक्ट में है, ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में है। देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कांटेक्ट है ब्लड वेसल के कांटेक्ट में। ब्लड वेसल के अंदर क्या है, ब्लड, एंड ब्लड कंसिस्ट ऑफ आरबीसी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे बना रहा हूं, ब्लड कंसिस्ट ऑफ आरबीसी। और जो आरबीसी है, आरबीसी कंसिस्ट एचबी हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन कंटेन 4 Fe2+ आयंस, 4 Fe2+ आयंस। एंड सिंगल Fe2+ आयन अपने साथ में एक O2 रखता है, एक O2 रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगी, सीक्वेंस होगी ऑक्सीजन की एंट्री ब्लड में कैसे होती है, ठीक है। तो कैसे होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके कांटेक्ट में है, ब्लड वेसल के कांटेक्ट में है। ब्लड वेसल के अंदर क्या है, ब्लड है, ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है 4 Fe2+ आयन, एंड Fe2+ आयन हैव द एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो सिंपली हीमोग्लोबिन हैव द एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी once the air containing oxygen enters the skin or lungs, जब भी स्किन और लंग्स में एंट्री करती है, तो स्किन और लंग्स में कौन कांटेक्ट में है, ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल के कांटेक्ट में कौन है, ब्लड। और आगे का प्रोसेस आपको पता है। फिर क्या होगा, अभी बताया मैंने, स्किन और लंग के कांटेक्ट में कौन है, ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल में कौन है, ब्लड। तो ब्लड, तो क्या होने वाला है, ब्लड एब्सॉर्ब्स द ऑक्सीजन, ब्लड एब्सॉर्ब्स द ऑक्सीजन एंड transport it to various tissues of the animals, ठीक है। तो once the air containing oxygen enters the skin or lungs, skin is in contact with blood vessels contain blood absorb the oxygen and transport it to various tissue of the animals। तो इस तरीके से क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन है वो कांटेक्ट में आ जाता है एनिमल्स के पूरे ब्लड में, एंड देन ब्लड से ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी तक, ठीक है। अब यहां तक की प्रोसेस खत्म हुई है क्या, नहीं। हम लोग जानते हैं
एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अगर ऑक्सीजन अंदर आएगा तो रेस्पिरेशन कंप्लीट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा, बाहर जाएगा। तो जो स्किन और लंग्स क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, वही स्किन और लंग्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट को रिलीज करेंगे। तो कैसे, तो ब्लड ऑल्सो पिक्स अप द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज and bring it back to the skin or lungs for throwing it out into the air। ठीक है, तो सिंपली हम ह्यूमंस का एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो, these are the nose have the nostril से मैंने ब्रीथ इन की, ब्रीथ इन करने के बाद में ऑक्सीजन ने एंट्री की नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल के बाद में जो पैसेज होता है इसे हम नेसल पैसेज कहते हैं, नेसल पैसेज में ऑक्सीजन की एंट्री हुई, नेसल पैसेज से वो कहां गया, नेसल कैविटी में गया, नेसल कैविटी से वो कौन से कैविटी में आएगा, थ्रोटिक कैविटी में आने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले कौन है, फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद में जैसे ही हम डाउनवर्ड आएंगे देन द लैरिंक्स, एंड द लैरिंक्स के बाद हम आ जाते हैं ट्रैकिया में, एंड देन ट्रैकिया के थ्रू जो है क्या हो जाएगा, ब्लड जो है ट्रैकिया के थ्रू एयर, सॉरी ना, ट्रैकिया के थ्रू जो एयर है वो एंट्री कर लेगी लंग्स में, एंड देन लंग्स में एंट्री करने के बाद में लंग्स में क्या है, एल्वियोलीज है, जिसको हम अभी इसके बाद के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लंग्स में ऑक्सीजन आ जाएगा। लंग्स हैव द ब्लड वेसल्स, लंग्स में क्या है, ब्लड वेसल्स, और आप सभी लोग जानते हैं, मेरे साथ बोलेंगे ब्लड वेसल में क्या है, ब्लड, ब्लड कंटेन आरबीसी, आरबीसी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हैव द एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या कर लिया, एब्सॉर्ब, एब्सॉर्ब करके क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ईच एंड एवरी पार्ट तक के। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ईच एंड एवरी पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, लेकिन साथ ही साथ क्या करेगा, जब हर एक पार्ट तक ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऑक्सीजन सेल को देगा और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। इट्स नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और जैसे ही लेगा तो ब्लड, तो पहले जो ब्लड था जो ऑल ओवर बॉडी को ट्रांसपोर्ट हुआ, इट कंसिस्ट ऑफ टोटली ऑक्सीजन, उसमें क्या था, टोटली ऑक्सीजन था, दैट्स व्हाई उस ब्लड को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो व्हाट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ब्लड कंसिस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एंड ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंच जाएगा। ईच एंड एवरी पार्ट तक जाने के बाद जो सेल्स है ऑक्सीजन इनटेक करेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोगों को सिंपली समझ में मतलब आना चाहिए, इसलिए एक नॉर्मल हम डे टू डे लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि डे टू डे लाइफ का एग्जांपल की बात करें तो हम लोग कंसिडर करते हैं ह्यूमन बॉडी को। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हार्ट इज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। तो क्या है हमारे बॉडी में, हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, सेम अगर मैं ह्यूमन बॉडी को कंसिडर कर रहा हूं तो सेम ऐसा कंसिडर कर लो कि ह्यूमन बॉडी इस देश का नक्शा है। तो इस देश का नक्शा जो है वहां पे बहुत सारे रूट्स है, क्लियर, तो हम लोग रूट्स को कहेंगे ब्लड वेसल्स, रूट को क्या कहेंगे, ब्लड वेसल्स। ओके, तो ध्यान दो, हम लोग इस तरीके से उसे समझ सकते हैं कि दी आर्टरीज एंड द वेन्स आर द रोड्स। आर्टरी और वेन क्या है, रोड है। समझो मेरी बात को, खुद इमेजिन करने की कोशिश करो, अगर आर्टरी और वेन रोड्स है, आर्टरी और वेन रोड्स है, तो इंपॉर्टेंट जो बीच में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, वो कहां हो रहा है, कैपिलरीज में हो रहा है। तो कैपिलरीज आर द बस स्टैंड्स, कैपिलरीज क्या है, बस स्टैंड्स है। ठीक है, और जो मेन पंपिंग ऑर्गन है वो क्या है, हार्ट। तो हार्ट इज अ मेन पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, जो क्या कर रहा है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ऑल ओवर द बॉडी, इसकी मदद से, वेसल्स की मदद से, आर्टरी और आर्टरीज की मदद से। तो आर्टरी की मदद से क्या हो रहा है, ऑल ओवर द बॉडी ब्लड क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। देन हर एक पार्ट तक के ब्लड पहुंच रहा है, ऑक्सीजन हर एक सेल को दे रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड हर एक सेल से ले रहा है। किसके मदद से, कैपिलरीज की मदद से। कैपिलरीज क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती है। ठीक है, तो कैपिलरीज परफॉर्म द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, साथ ही साथ ब्लड और एक काम करता है, फूड भी सेल को देता है और वेस्ट को अपने साथ में वापस ले लेता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्या पढ़ा हम लोगों ने,
एक बार फिर से देखो कि वंस द एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन एंटर करता है स्किन और लंग्स में, स्किन और लंग्स किसके कांटेक्ट में है? ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल क्या कंसिस्ट करता है? ब्लड। ब्लड में क्या है? आरबीसी। आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करेगा। ब्लड एब्सॉर्ब करेगा ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट करेगा इनटू वेरियस टिश्यू ऑफ द एनिमल स्टफ। देन अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ ले लेगा। ठीक है, चलिए तो इस पूरे डिस्कशन में हमें 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स मिले हैं कि कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो, उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में ये 3 इंपॉर्टेंट चीज होना बहुत ही जरूरी है। चलो देखते हैं कौन सी 3 इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो सबसे पहले तो ऑल दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव 3 कॉमन फीचर्स। 3 कॉमन फीचर्स होना इसमें बहुत जरूरी है। पहला फीचर क्या है? पहला फीचर ऑल दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास में लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए ताकि इनफ ऑक्सीजन ईच एंड एवरी पार्ट तक के अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट या फिर उसको क्या होगा अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो क्या है सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास में लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए ताकि इनफ ऑक्सीजन को क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके। अब लंग्स, तो लंग्स क्या प्रोवाइड करते हैं? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गई ये बात? लंग्स प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया। तो नॉस्ट्रिल के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द ब्लड बिकॉज द सरफेस एरिया इज मोर। समझ में आ गया? तो जितना ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन होगा। जैसे कि हम लोग जो स्किन से करते हैं अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म की स्किन भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ओवर द बॉडी। तो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, आसानी से क्या कर पाएगा? रेस्पिरेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन कर पाएगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। हाँ, सभी ऑर्गन्स जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उनकी जो क्या है सराउंडिंग है वो कैसी होनी चाहिए? मतलब उनका जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है दे हैव अ थिन वॉल्स। उनकी जो वॉल्स है वो कैसी होनी चाहिए? थिन होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज अगर वॉल कैसी होगी? थिन वॉल्स होगी। ओके, तो वॉल कैसी होगी? थिन वॉल्स होगी तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इजीली होगा। अगर वॉल बहुत मोटी होगी तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल थोड़ा समय लेगा, टाइम लेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एनिमल्स की मल्टीसेलुलर एनिमल की बात करें तो मल्टीसेलुलर एनिमल रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो हमारे बॉडी को कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए, इसलिए कंटिन्यूअस रेस्पिरेशन भी होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से क्या होना चाहिए कि ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव थिन वॉल्स ताकि क्या हो सके? इजीली और फास्ट रेस्पिरेशन हो सके, ताकि हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली क्या प्रोड्यूस हो सके? एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। एंड देन इसके बाद मतलब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं कि हम लोग बात करते हैं जैसे अगर वॉल बहुत ही थिक होगी, वॉल बहुत ही थिक होगी तो ऑक्सीजन को डिफ्यूज होने में समय लग जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अगर बात करते हैं, मुझे बताओ कि अगर मैं मोटा सा कपड़ा लेता हूं और एक पतला सा कपड़ा लेता हूं। ठीक है, अगर मोटे से कपड़े को मैं गीला करने जाऊं तो उसके बेस तक वाटर को ट्रांसपोर्ट होने में समय लगेगा। ठीक है, ट्रैवल करने में मोटापा है तो ट्रैवल करने में समय लगेगा, वैसे थिन में क्या हो जाएगा? फटाक से वो ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, सेम वैसा ही वर्क करता है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इसके बाद में थर्ड इंपॉर्टेंट, अब थर्ड में क्या है? ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक स्किन, गिल्स एंड लंग्स हैव अ रिच ब्लड सप्लाई फॉर रेस्पिरेटरी फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस। ये थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हमने देखा बेटा, हमने ये देखा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन ब्लड वेसल के कांटेक्ट में, लेकिन अगर ब्लड वेसल में ब्लड सप्लाई ही नहीं होगा, मतलब रिच ब्लड सप्लाई ही नहीं होगा, तो क्या ये ऑल ओवर बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचा पाएगा? नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत बार देखते होंगे, आप लोग हॉस्पिटल्स में जाते हो, ठीक है, हमें नॉर्मल प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत कम हो जाता है, तो हमने देखा है कि हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को क्या करेगा? अपने साथ में पकड़ के रखेगा। तो ऑक्सीजन को पकड़ रखने की कैपेबिलिटी किसमें है? हीमोग्लोबिन में, यानी कि आरबीसीज होना बहुत जरूरी है। तो जिनके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है या फिर ब्लड की कमी हो रही है तो सिंपली आरबीसीज की
और आरबीसी की अगर कमी हो जाएगी तो क्या ऑक्सीजन को होल्ड करके रख पाएगा, ब्लड होल्ड करके रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। और अगर ब्लड होल्ड करके नहीं रख पाएगा तो ईच एंड एवरी पार्ट तक ब्लड तो जाएगा, लेकिन ब्लड आरबीसी में नहीं जाता तो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो ब्लड वेसल के कांटेक्ट में तो है, लेकिन वो ब्लड वेसल कैसी होनी चाहिए? रिच इन ब्लड सप्लाई। कैसे होनी चाहिए? रिच इन ब्लड सप्लाई। समझ में आ रही है बात? तो पहला पॉइंट क्या है हमारा कि ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव लार्ज सरफेस एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन। सेकंड पॉइंट क्या है? ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव thin walls for easy diffusion, exchange of respiratory gases. And the third point is all the respiratory organs like skin, gills and lungs have rich blood supply for transporting respiratory gases. तो आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अगर बात करते हैं, हमने इससे पहले डिस्कस किया था इंसेक्ट के बारे में, तो उसको क्यों जोड़े? इंसेक्ट में स्पेरिकल्स होते हैं और साथ में ट्रैकियल सिस्टम होता है। तो ध्यान देंगे कि ओनली ट्रैकियल सिस्टम, तो हमने देखा है कि इंसेक्ट्स कम इन ऑर्थ्रोपोडास। ठीक है, अब ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनकी बॉडी हॉलो होती है। ठीक है, इनके बॉडी में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो बॉडी कैसी होती है? हॉलो होती है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो ये जो होते हैं इनमें ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। कौन सा सिस्टम? ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पे ब्लड जो है ये ओपनली फ्लोट होता है। ठीक है, जैसे कि मॉस्किटोज हो गए हैं, ग्रास हॉपर्स हो गए, हाउस फ्लाई हो गए, कॉकरोचेस हो गए। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ आर्टरीज या वेन्स ऐसा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। ठीक है, इनमें कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में फ्लोट होते रहता है। ठीक है, अब ब्लड जो है पूरे बॉडी में फ्लोट होते रहता है, इसीलिए जब स्पिरिकल्स क्या करेंगे? स्पिरिकल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे तो ट्रैकियल जो एयर ट्यूब है, एयर ट्यूब डायरेक्टली ऑक्सीजन को कहां सप्लाई कर देगी? इनटू द ब्लड। और ब्लड पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा? ईच एंड एवरी पार्ट तक ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। समझ में आ गया? तो इंसेक्ट जो होते हैं स्मॉल इन साइज होते हैं, इनमें ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे स्पेरिकल्स क्या होते हैं? स्मॉल टाइनी होल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर देते हैं इनटू द ब्लड। यहाँ पे कोई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कोई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसलिए जो ब्लड है वो ईच एंड एवरी पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये इंसेक्ट के बारे में था। तो हमने क्या पढ़ा? हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन डिफरेंट एनिमल्स में कैसे होता है वो पढ़ा, एंड देन उसके बाद में 3 इंपॉर्टेंट कॉमन फीचर्स हर एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में होने चाहिए, ये पढ़ा। ठीक है, आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाइए। और कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और साथ ही साथ पढ़ते रहिए।